बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 द बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के चौथे और अंतिम भाग पार्ट 4 3 पार्ट मैंने आपको अपलोड कर चुका हूं, जो कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 का ही है। और मैंने ये 4 वीडियो में सोचा कि पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करूं, जिससे आम नागरिक जो जिनके पास ज़मीन है और जो ज़मीन से जुड़े हुए कानूनी बातों को जानना चाहते हैं, जो कि मैंने इतिहास से लेकर शुरू किया कि जिस तरह से ज़मींदारी प्रथा आई और गई। नमस्कार साथियों, मैं हूं अधिवक्ता जयशंकर प्रसाद निराला। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के इस विशेष वीडियो सीरीज के चौथे और आखिरी भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में हमने इस कानून का इतिहास, ज़मींदारी और ज़मीन छीनने और मुआवजा तय होने की पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझा। आप प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग वीडियो को देख भी सकते हैं। लेकिन आज का यह अंतिम भाग उन वकीलों, न्यायिक सेवा के छात्रों, आम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आम लोगों के मन में ही सबसे ज़्यादा सवाल आती है कि यह बिहार भूमि सुधार अधिनियम क्या था, उसमें किस तरह से बदलाव आया। जो कोर्ट कचहरी के व्यवहारिक मामलों को समझना चाहते रहते हैं, यह आम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि ज़मीन के नीचे छिपे खनिज और खदानों का क्या हुआ, बिहार भूमि आयोग क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण है, क्या राजस्व अधिकारी के पास जो फैसला था उनके खिलाफ आप दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट जा सकते हैं। यही सबसे बड़ी सवाल आपके मन में है और आपका क्वेश्चन भी है, सवाल भी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आप अगेंस्ट में जा सकते हैं कि नहीं सिविल कोर्ट में, क्योंकि ज़मीन तो आपकी है, लेकिन ज़मीन के नीचे चाहे सोना निकले, चांदी निकले, कोई भी खनिज निकले या तो पेट्रोलियम निकले, वह सरकार का कैसे होगा और किस तरह से, इसमें आपका क्या कानून कहता है। खान और खनिज के नियम, यह है आपका अध्याय 6 का। साथियों, जब 1950 में ज़मींदारी खत्म हुई तो विवाद सिर्फ ज़मीन की सतह यानी ऊपर की मिट्टी तक सीमित नहीं था। ज़मीन के नीचे जो कोयला, अवरक, माइका जिसको बोलते हैं, या अन्य खनिज छिपे थे, उन पर भी ज़मींदारों का अधिकार था, जिससे वे मोटी कमाई करते थे। इस कानून के अध्याय 6 सेक्शन 28 से 33 के तहत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। धारा 28 में साफ कर दिया गया कि बिहार की सीमा में आने वाले सभी चालू खदानें, जो ऑपरेटिंग माइंस है, जो चालू है, जिसमें से कुछ न कुछ खदान से निकाला जा रहा है, और जो खदानें अभी खोदी भी नहीं गई, उन सब पे मालिकाना हक किसका होगा? सीधे राज्य सरकार के पास चला जाएगा। अब आप भी सोचते होंगे कि आपको क्यों नहीं मिला, राज्य सरकार को क्यों चला गया? तो सेक्शन 28 से 33 में अध्याय 6 में बताया गया। अब आगे जानते हैं उसका पेंच के बारे में कि ऐसा क्या। अब यहाँ एक तकनीकी पेंच था। कई ज़मींदारों ने खदानें खुद न चला करके किसी थर्ड पार्टी कंपनी को लीज पर दे रखी थी, उनको दे रखा था, तो कानून ने उन कंपनियों को राहत दी। उसके बारे में धारा 29 से 30 के तहत कहा गया कि वो लीज रद्द नहीं होगी, बल्कि अब वह कंपनी सीधे राज्य सरकार को पट्टे देगी, राज्य सरकार की पट्टेदार बन जाएगी। यानी हो जाएगा क्या कि पट्टे देने वाले कौन है? तो राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार के अंडर वो कंपनी चली गई। यानी जो रॉयल्टी या टैक्स पहले ज़मींदार के जेब में जाता था, क्योंकि ज़मींदार ने उसको लीज दिया था कंपनी को, तो अब वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी डायरेक्ट बिहार सरकार के खजाने में। तो हुआ क्या? अब वो सीधे बिहार सरकार के खजाने में जाने लगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अध्याय 7 में। यहाँ तक आपने समझा कि लीज का पैसा किनको गया? बिहार सरकार में। इसके बाद आता है अध्याय 7 का जो धारा 34 है, सेक्शन 34, जिसके तहत बिहार भूमि आयोग, बिहार लैंड कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया। इस आयोग का मुख्य काम था सरकार को कृषि भूमि सुधार की नीतियों पर सलाह देना। इसमें सूबे के राजस्व मंत्री, बिहार विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य शामिल होते थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बिचौलिया को हटने के बाद किसानों को खेती करने के लिए दिक्कत ना आए। यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेक्शन 43 ने सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाया। अब किस तरह से क्षेत्राधिकार तय हुआ, इसे जान लेते हैं। अब आते हैं इस पूरे कानून की सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक धारा पर, जो है धारा
43 बार टू जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। भूमि सुधार को लागू करते समय सरकार के सामने सबसे बड़ा डर था कि जमींदार हर छोटे मोटे आदेश के खिलाफ सिविल कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर ले आएंगे। आपके मन में भी आता होगा, जिससे यह क्रांतिकारी कानून सालों साल अदालतों में लटका रहेगा। इसलिए धारा 43 के जरिए इस कानून को एक मजबूत कवच दिया गया। इस धारा में साफ साफ लिखा गया है कि इस अधिनियम के तहत अगर किसी राजस्व अधिकारी, जैसे कि डीएम साहब हो, कलेक्टर हो, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो हेड होते हैं, दावा अधिकारी, क्लेम ऑफिसर या मुआवजा अधिकारी जो देते हैं कंपनसेशन, ने कोई आदेश दिया है या कोई कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दीवानी अदालतें इस मामले में कोई भी इंजंक्शन या निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आ गया आपका बिहार भूमि अधिनियम का 43। तो 43 में साफ साफ ये बार टू जुरिडिक्शन में आ गया। तो यानी अगर आपको इस कानून के किसी फैसले से शिकायत है तो आपको इसी अधिनियम के भीतर दिए गए अपील के रास्ते, जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, को अपनाना होगा, न कि सामान्य दीवानी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होगा। तो आपका जो अलग अलग रेवेन्यू कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट है, इस सब में आपको जाना पड़ेगा और उसी तरह से आपको हल करना पड़ेगा और वह सभी चीज़ होगा कानून के दायरे में। तो साथियों, इन 4 वीडियो के माध्यम से हमने बिहार भूमि के इस ऐतिहासिक और बुनियादी भूमि कानून को पूरी तरह से समझ लिया। संक्षेप में कहे तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे में जो वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखा उसके बारे में बता दूं। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे इस कानून में जमींदारी का अंत किया और कामेश्वर सिंह केस के बाद पहला संविधान संशोधन हुआ। दूसरा पार्ट में हमने देखा कि सेक्शन 4, 5, 6 और 7 के तहत समझा कि जमींदारों के पास उनका घर यानी होम स्टे और खास कब्जे की कृषि भूमि बची रही, उनके पास रह गया, क्योंकि जमींदारी प्रथा गई तो जो अपने अंडर में रखा था उनके पास उसे छोड़ दिया गया और बाद बाकी सरकार ने लिया। पार्ट 3 में हमने मुआवजे की गणना और लेनदारों के दावों के निपटारे को देखा कि कितना गुना कम जमींदार, जो छोटे छोटे जमींदार थे, जो बचे हुए थे, जो बड़े बड़े थे, उनको कितना गुना 3 गुना दिया गया। यह भी हमने कैलकुलेशन कैसे किया। यह है आज पार्ट 4। तो हमने खदानों के अधिकार यानी ज़मीन के नीचे छिपे हुए जो खजाने हैं, खजाने मतलब चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे खनिज हो, तो वह किस तरह से उसका अधिकार बना और सिविल कोर्ट पर पाबंदी जो लगी थी यह। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1950 के इस कानून ने बिचौलियों को तो हटा दिया, लेकिन फिर भी बिहार में कुछ लोगों के पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें बची रह गई। उस असमानता को दूर करने के लिए बिहार सरकार साल 1961 में एक और बड़ा कानून लेकर आए, जिसे हम बिहार भूमि सुधार यानी सीलिंग अधिनियम 1961 कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो सीरीज़ बिहार लैंड सीलिंग एक्ट पर शुरू करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उससे भी बिहार भूमि सीलिंग अधिनियम को भी पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और जानेंगे कि सीलिंग की क्या प्रक्रिया थी, सीलिंग किस तरह से हुआ था। इस पूरी सीरीज़ को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने कानूनी मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नए कानूनी विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद।